दो मुल्क मजहब के नाम पर बनाए गए थे और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इजराइल है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हैं? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशतगर्दों को भिजा रहे हैं। लुम्बिनी पार, गोकुल चाट में जो हमले हुए वो क्या थे बताइए? आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निजामिया है उसको हजरत मौलाना शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो। यहाँ पर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही, आप एक जबान पे नहीं आता आपके। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते हैं आप। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिला भी दीवार भूल गए आप। तो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं। याद रखिए आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक करना। हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका TTP का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहां पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। तुम क्या बात कर रहे हैं आप? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। आज चर्चा का विषय है पहलगाम आतंकी हमले के बाद AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वह बयान जिसने देश भर में राजनीतिक बहस का रुख ही बदल दिया। जी हां, ओवैसी के आतंकवाद और पाकिस्तान पर तीखे प्रहार के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जिस तरह की सराहना मिल रही है वह किसी सरप्राइज से कम नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर देश को सकते में डाल दिया। इस हमले के बाद AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर पाकिस्तान में आग लगा दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करना चाहिए। साथ ओवैसी ने कहा, आतंकवाद की जड़ और उसका सरोकार पाकिस्तान के साथ है। जो देश हमें आतंकी भेजता है उसी पर हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाना चाहिए। ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कड़े कदम उठाने की अपील भी की और कहा कि यदि शांति स्थापित करनी है तो पाकिस्तान से पूरी तरह हिसाब किताब करना होगा। यह बयान ऐसा लगा जैसे राजनीतिक गलियारों में बिजली गिर गई। दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी के इस बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जो समर्थन मिल रहा है वह उनके राजनीतिक करियर में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। वही लोग जो पहले ओवैसी को पाकिस्तानी एजेंडा का समर्थक बताते थे, आज उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। हैरानी तो तब हुई जब भाजपा और मोदी समर्थकों तक ने ट्विटर,
फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ओवैसी को देशभक्त और साहसी नेता बताया। एक यूजर ने लिखा, ओवैसी साहब ने जो बोला वह हर भारतीय का सच है, आज उन पर गर्व हुआ। वहीं एक अन्य यूजर ने तो यहां तक मांग कर डाली कि ओवैसी को भारत का अगला विदेश सचिव बनाया जाए। राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम को असामान्य बता रहे हैं। उनका कहना है कि ओवैसी का यह रुख उनकी पार्टी के वोट बैंक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक स्पष्ट संदेश देता है। हालांकि कुछ लोग इसे छवि परिवर्तन की रणनीति भी मान रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या यह बदलाव टिकाऊ होगा या फिर यह सियासी हवा फिर से ओवैसी को देश के लिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए मजबूर करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओवैसी के बयान से एक बड़े वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर वे इसी तरह राष्ट्रवादी मुद्दों पर बोलते रहे तो उनकी राजनीतिक भूमिका निश्चित तौर पर बदलेगी। फिलहाल यह स्पष्ट है कि पहलगाम हमले के बाद का यह घटनाक्रम साबित करता है कि देश हित में एकजुट होकर बोलने वालों को जनता का समर्थन मिलता है। बस सवाल यही है कि क्या यह एकता स्थायी होगी या राजनीति फिर अपने पुराने रास्ते पर लौट जाएगी? देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए, कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा? वो गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूँ। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक आवाज। मैडम, साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपकी तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या ये कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? जब तक बीजेपी कल्चरल नेशनलिज्म को मानेगी, इस मुल्क में मॉब लिंचिंग होते रहेगी। जिस दिन बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म को अपनाएगी, मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि वजीर आजम अगर वाकई में सच्चाई को मानते हैं, जबानी खर्च के कायल नहीं है, तो मैं वजीर आजम से कहूंगा कि आपके शैडो आर्मी को रोकिए। 15 पॉइंट प्रोग्राम का 10वां पॉइंट यह है कि ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अक़लियतों उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स में रोजगार मिले। मैं आपके जरिए से चैलेंज कर रहा हूं कि 1% भी रोजगार नहीं मिला। आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सर, लिंचिंग सिर्फ 84 में नहीं हुई, लिंचिंग 2002 में भी हुई, लिंचिंग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई। इस सरकार को जाना है, यहां जीत जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को लाकर यहां बिठाएंगे इंशाअल्लाह। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। मोदी को अगर तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो देश को कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश से बड़ा है? हरगिज नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के सामने जर्रे के बराबर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार की गलतियों की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। आज अगर लोग, बच्चे यतीम हो चुके हैं, हमारी माएं अपने औलाद को खो चुकी हैं, हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। सेकेंड वेव आने वाली थी, सब एक्सपर्ट कह रहे थे, मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी बाजा बजा रहे थे। 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर।
मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी।